BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा बच्चों दसवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से। कौन से पाठ्य पुस्तक से? गणित भाग 1, जो कि अलजेब्रा या बीजगणित से संबंधित घटक होता है। लेकिन आज का जो हमारा घटक होगा वह होगा पाठ 6 सांख्यिकी से, अर्थात लेसन नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें संख्यात्मक जानकारी, आंकड़ों से संबंधित चर्चा होगी, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्तियां कहेंगे। ये क्या है इसको हम जानेंगे आज के इस लेसन में। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जैसा कि पाठ का नाम ही है सांख्यिकी, इसका मतलब यहाँ पर संख्याओं या जिसे हम आंकड़ों या इसे हम कच्ची सामग्री भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ या उसके बारे में कुछ कथन हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, उस संख्या का निरीक्षण करने पर हमें कुछ विशेष संख्या उसमें प्राप्त होती है। जैसे कि इन संख्याओं का, कितनी संख्याएं हैं? 7 का औसत क्या होगा? तो औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर औसत हमें मिलता है 22। इसका मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं वो 22 के आसपास की संख्याएं हैं, ऐसा हम कहेंगे। अर्थात 7 संख्याएं 22 के आसपास, तो 22 गुणे 7 जितना आएगा उतना ही इन सभी संख्याओं का योग भी होगा। चलिए और हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, एक तो हमें औसत मिला। अब पूछा गया कि इन संख्याओं के बीच की कोई संख्या है तो कौन सी है, ठीक बीचों बीच आने वाली। तो अगर हम जैसे लिखा है वैसे ही चेक करें तो 7 संख्याओं के बीच की संख्या चौथी संख्या, तो 45। तो अगर दिए गए सभी संख्याओं के बीच की संख्या 45 है, अगर 45 है तो 45 के पहले कुछ संख्याएं होंगी, 45 से अधिक कुछ संख्याएं होंगी और 45 से कम कुछ संख्याएं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबसे बड़ी संख्या ही 45 है, तो बीच में कैसे हो गई? तो ठीक बीच की संख्या कैसे प्राप्त होगी? तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें संख्याओं को विशेष क्रम में रखना होगा। तो 45 ठीक बीच या मध्य की संख्या नहीं है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन संख्याओं को विशेष क्रम में हम देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ते क्रम में, है ना, आरोही क्रम में रखा गया है। 5, 12, 15, 20, 27, 30, 45। अब अगर हम इसके मध्य की संख्या को ज्ञात करना हो, या दूसरा क्रम है अवरोही क्रम, घटते क्रम में, तो बड़ी संख्या फिर छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी अंत में। ये दो विशेष क्रम में रखने पर अगर हम बीच की संख्या के पास जाएं तो हमें प्राप्त होता है 20, चौथी संख्या 7 में से। और ऐसे भी 20 ही मिलेगा क्योंकि वो बीच में है, दोनों तरफ से
तो यह बीच की संख्या है 20, तो 20 से कम कुछ संख्याएं, 20 से ज़्यादा कुछ संख्याएं होंगी। निश्चित है वो बीचों बीच 20 है। 3 संख्या पहले, 3 संख्या बाद में। तो ऊपर हमने देखा औसत और यहाँ देखा बीच की संख्या। तो आंकड़ों से 2 रिजल्ट मिला, हम औसत निकाले, हमने बीच की संख्या भी प्राप्त की। तीसरा देखते हैं, ये संख्याएं हैं, इनमें सबसे अधिक बार या एक से अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो यहाँ पर 5, 12, 15, 45, 20, 30, 27 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हुई है या 2 से अधिक बार आई हो। बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं औसत जो था ऊपर, उसको सांख्यिकी में माध्य कहा जाता है, मीन कहा जाता है। ठीक बीच वाली संख्या को दिए गए संख्याओं के उसको माध्यिका कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। और 2 या 2 से अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहा जाता है दिए गए आंकड़ों का। तो उदाहरण में माध्य 22 आया, माध्यिका 20 है, लेकिन बहुलक कोई भी नहीं है, सब एक एक बार ही आए हैं। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 15 जो है 2 बार आया है। तो 2 या 2 से अधिक बार संख्या कौन सी आई, 15 दिए गए संख्याओं में 15 ही ज़्यादा बार है, इसलिए अब इन संख्याओं का बहुलक मोड जो है 15 हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या 2 या 2 से अधिक बार आई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 30 और 15 ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं। तो इसका मतलब यहाँ बहुलक क्या हुआ, किसकी बहुलता है, कौन पावर में है, तो वो 15 और 30 दोनों है। अगर कोई संख्या 3 बार आ जाती तो वो बहुलक हो जाता, जो सबसे ज़्यादा बार आए। लेकिन 2, 3 संख्याएं समान बार हैं, तो सभी संख्याएं वो बहुलक हो जाएंगी। तो हमने देखा कुछ संख्याओं, आंकड़ों से संबंधित कुछ विशेष संख्याएं, इसे हम केंद्रीय प्रवृत्तियां कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। वो कौन सी है, तो पहले देखा हमने औसत के रूप में माध्य, मीन। ठीक बीचों बीच आने वाली संख्या जो कि माध्यिका, मीडियन। और सबसे अधिक बार रिपीट होने वाली संख्या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसे बहुलक मोड कहा जाता है। तो सबसे पहले माध्य, मीन, जिस संकेत के रूप में x उसके ऊपर एक बार x बार कहा जाता है। तो किसी भी संख्या के ऊपर बार लिखा हो अगर सांख्यिकी में, तो इसका मतलब उसका माध्य ही निकाला जाएगा, या उन संख्याओं के माध्य के बारे में चर्चा हो रही है। तो दिए गए सभी संख्याओं अथवा आंकड़ों अथवा सामग्री का औसत ही उन संख्याओं अथवा आंकड़ों अथवा सामग्री का माध्य, मीन होता है। और जब संख्याएं कम हो, आंकड़े कम हो, सामग्री की संख्या कम हो, तो माध्य ज्ञात करना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं, संख्याओं का योग करते हैं और उसके बाद कुल कितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं, तो माध्य निकाला जा सकता है। यहाँ पर इन संख्याओं का माध्य निकालना है तो इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें कुल संख्या 7 है, इसलिए 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हमें मिला माध्य 22। तो ये एक सरल सा तरीका है दिए गए संख्याओं को जोड़कर। तो माध्य का संकेत ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या समूह का माध्य निकालना है तो उसके ऊपर बार का निशान लगाते हैं। अगर x संख्या समूह है तो x बार, a है समूह तो a बार, b है समूह तो b बार, इस तरह नाम देकर उसका माध्य निकाल सकते हैं। तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या वह माध्य होता है। संकेत के रूप में x बार इक्वल टू
संख्याओं का योग। अब सांख्यिकी में योग के लिए एक चिन्ह है, विशेष चिन्ह है, जिसे सिग्मा कहा जाता है, जो कि ई जैसा दिखाई देता है। तो x है, यानी उन सभी संख्याओं i तक की संख्याओं, जो x समूह है उसमें सबसे अधिक संख्या, बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या i है। तो i तक की संख्या समूह जो है, यानी 1 से लेकर i तक के सभी समूह का योग बटे कुल कितनी संख्या है n, भाग देंगे तो हमें उन सभी संख्याओं का माध्य मिल जाता है। अगर a का माध्य है a समूह का तो a बार होगा, तो सिग्मा ऑफ ai हो जाएगा इस तरह से। तो यह एक सूत्र हो गया माध्य ज्ञात करने का। लेकिन जब संख्या या आंकड़े सामग्री बहुत ज़्यादा हो, 20, 25, 30, 50, 100 हो, तो सभी संख्याओं को जोड़ना फिर भाग देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, ग्रुप में विभाजित कर लेते हैं, और फिर हम उसका माध्य ज्ञात करते हैं, यानी संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं वर्गों में। जैसे कि ये सारी संख्याएं, आंकड़े हैं हमारे पास, ढेर सारे हैं। अब इनका माध्य अगर हमें निकालना हो, जो हमने पहली विधि देखी, तो सभी को टोटल करना, जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, सुविधाजनक नहीं होगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इन सबको वर्गों में बांटते हैं। वर्ग कैसे बनाएं? तो अपने हिसाब से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को देख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 4। फिर सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या है 99। अब 4 से लेके 99 मतलब 95 का अंतर है, विस्तार इसका 95 है। तो हम क्या करेंगे, 20-20 का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 20-25 100, यानी 5 ग्रुप में ये बट सकता है। 10-10 का बनाए तो 10 ग्रुप में बटेगा, तो हमें ज़्यादा वर्ग बनाने पड़ेंगे, लेकिन माध्य उसी तरह निकल जाएगा। लेकिन हम सुविधाजनक रूप से थोड़ा छोटा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो 99 है, यानी 4 और 99 के बीच 95 का अंतर है, तो 20-20 का ग्रुप बनाते हैं, 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60। तो 5 ग्रुप में ये सारी आंकड़े जो है हम विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो 0 से 20 एक वर्ग, 21 से 40 दूसरा, 41 से 60 तीसरा, 61 से 80, 81 से 100। इनके बीच आने वाली संख्याओं को इस वर्ग के सामने बारंबारता के रूप में लिखेंगे। बारंबारता मतलब 0 से 20 की संख्याएं कितनी हैं वो सारे के सारे यहाँ हम लिखेंगे गिन कर। तो मैं अभी नहीं लिखूँगा, वो गिन कर लिखना है, टिक करते हुए, चेक करते हुए। तो वर्ग के सामने बारंबारता लिखते जाएंगे, और कुल मिलाकर 35 संख्या है तो 35 हो जाएगा ये। तो ये इस तरह से लिखकर हमें माध्य निकालने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वर्ग का मध्य, यानी वर्ग मध्य, यानी वर्ग के बीच की संख्या। तो 0 से 20 की मध्य की संख्या क्या होगी? तो वह होगा 0 और 20 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 20/2 मतलब 10 होगा। उसी तरह 21 और 40, तो 21 और 40 जोड़कर 2 से भाग देंगे। ऐसे करते करते हम वर्ग मध्य ज्ञात करेंगे और वह लिखेंगे बीच में। तो वर्ग मध्य क्या होता है? कोई वर्ग हो, जैसे 0 से 20 या 21 से 40, उसकी जो उच्च वर्ग सीमा है, यानी आखिरी 21 से 40 में 40 उच्च है, 21 निम्न वर्ग सीमा है, तो उनका औसत ही या उनको जोड़कर 2 से भाग देने पर हमें वर्ग मध्य प्राप्त होता है, जिसे कि xi द्वारा दर्शाते हैं। तो 0 से 20 इस वर्ग का वर्ग मध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो 0 - 20/2,
बराबर 20/2 अर्थात 10। तो यहाँ वर्ग मध्य क्या आ गया? 10। कौन से वर्ग का? 0 से 20। तो 0 से 20 के वर्ग का वर्ग मध्य 10 हुआ। उसी तरह 21 से 40 को जोड़ेंगे 61 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 30.5 आ जाएगा। इस तरह से जो भी आएगा वो वर्ग मध्य हमें वर्ग मध्य के कॉलम में नोट करने हैं। तो सांख्यिकी से संबंधित कुछ जानकारियाँ हमें ध्यान रखनी है। जैसे कोई वर्ग है तो जो छोटी संख्या है शुरुआत, वह निम्न वर्ग सीमा कहलाती है। आखिरी संख्या को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं उस वर्ग की। तो 10 निम्न वर्ग सीमा, 20 उच्च वर्ग सीमा। उसको वर्ग मध्य क्या होता है? तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा उसमें 2 से भाग दे देंगे तो वह हो जाएगा वर्ग मध्य। यहाँ पर 10 और 20 30, 2 से भाग दे दिया 15 आ गया। तो 10 से 20 इस वर्ग का वर्ग मध्य 15 होगा। बारंबारता उस वर्ग में कितने आंकड़े, कितनी संख्याएं हैं वो F1 द्वारा दर्शाते हैं, Fi द्वारा दर्शाते हैं, जितने भी आ जाए। कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो सारी की सारी बारंबारता यानी सारे संख्याओं को जोड़ देंगे, जो भी संख्या आएगी वह n होगा। अब योग, सभी xi का योग यानी xi में जितनी संख्याएं, वर्ग मध्य की जितनी संख्याएं हैं, जितने वर्ग मध्य हैं उनका योग लिखना है तो सीख लिखते हैं सिग्मा ऑफ xi यानी xi के सभी संख्याओं का योग। उसी तरह बारंबारता का योग लिखना हो तो सभी fi का योग सिग्मा ऑफ fi यानी सभी fi के आंकड़ों का योग। और ये कितने होंगे? ये होंगे कुल संख्या के बराबर, n के बराबर। fi xi का योग या xi fi का योग अर्थात जितने भी xi fi यानी xi और fi का गुणा करके जो आएंगे उन सभी संख्याओं का योग लिखना हो तो फिर सिग्मा ऑफ xi fi यानी सिग्मा लगा देंगे तो उन संख्या समूह का योग हमें लिखना होगा। कुल संख्या हमेशा बारंबारता के योग के बराबर ही होती है। माध्य। अब माध्य ज्ञात करने का हमने देखा कि संख्याओं को जोड़कर संख्याओं से भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाता है। लेकिन हमें अपनी कक्षा में 10वीं कक्षा में माध्य निकालने का 3 मेथड है। हमने अभी जो देखा पहले वो 9वीं कक्षा में देखा था, हमने संख्याओं को जोड़कर भाग देना। 10वीं कक्षा में 3 मेथड है जिसमें से पहला है प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड, वर्गीकृत करके ही निकाला जाएगा। दूसरा है अनुमानित माध्य या मूल बिंदु विचलन पद्धति अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा है सोपान विचलन पद्धति या मूल बिंदु विचलन तथा प्रमाण विचलन पद्धति, जिसमें से हमें केवल प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड पर ही चर्चा करनी है, बाकी शेष दोनों पद्धति पर हमें चर्चा नहीं करनी है। तो प्रत्यक्ष पद्धति क्या है? तो प्रत्यक्ष पद्धति भी जो शुरुआती पद्धति है यानी आंकड़ों का योग, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम सारे आंकड़ों को नहीं जोड़ेंगे, हम उसका वर्ग बनाकर और फिर बारंबारता को जोड़ेंगे और बारंबारता में वर्ग मध्य का गुणा करेंगे। ये सब कृति यहाँ करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। 4 स्टेप इसके प्रमुख हैं। सबसे पहला काम क्या है? जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं, वर्ग दिया गया है, उसके लिए हम 4 कॉलम का एक टेबल बनाते हैं, 4 स्तंभ वाली सारणी बनाते हैं। उसके बाद हम पहले जो कॉलम है उसमें वर्ग को लिखते हैं, जो भी वर्ग दिया गया हो या जो भी वर्ग हम लेते हैं। और उसके बाद सेकंड कॉलम में सीधे उसका वर्ग मध्य ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग मध्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही है, उसे xi के रूप में लिखेंगे। तीसरे में हम उस वर्ग के अंतर्गत आने वाली संख्याओं आंकड़ों को लिखेंगे जो कि बारंबारता f के रूप में लिखा जाता है।
और चौथे में क्या करेंगे, जो ऊपर एक्स आई है और नीचे जो अभी एफ आई मिला, उनका गुणनफल आखिरी कॉलम में लिखते हैं, चौथे कॉलम में लिखते हैं। ये लिखने के बाद एफ आई का और एक्स आई एफ आई का नीचे टोटल करते हैं। इतना करने के बाद सूत्र का उपयोग करेंगे और फिर माध्य ज्ञात करेंगे। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जब उदाहरण लेते हैं तो तुरंत समझ में आता है कि करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप, 4 कॉलम का टेबल। तो इस तरह से 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे। हमें संख्या नहीं लिखनी है, उसमें जानकारी लिखनी है। क्या लिखनी है मैं बताऊंगा, और फिर उसके नीचे नीचे प्रश्नानुसार हम आंकड़े भरते जाएंगे और इस तरह से एक सारणी टेबल तैयार हो जाएगी। तो उन टेबल में लिखना क्या है, तो पहले में हम लिखते हैं वर्ग, जो भी वर्ग होगा। उसके बाद उस वर्ग का वर्ग मध्य एक्स आई के रूप में, फिर उस वर्ग के अंतर्गत आने वाली आंकड़े यानी एफ आई के रूप में वहाँ लिखेंगे बारंबारता, और जो वर्ग मध्य और बारंबारता है उसका गुणनफल चौथे कॉलम में कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर बारंबारता को जोड़ देंगे, यानी सिग्मा ऑफ एफ आई हो जाएगा, सभी बारंबारताओं का योग, और वहाँ पर एक्स आई एफ आई का योग, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई। और ये एक्स आई एफ आई कहाँ से मिलेगा, इन सारणी में जितने भी आंकड़े हमें मिलेंगे उनको ही योग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। और अंत में सूत्र लगाकर हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये जब टेबल पूरा हो जाएगा इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे। और सूत्र वही है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पर सभी संख्याओं का योग कैसे प्राप्त किया हमने, एक्स आई एफ आई के योग के रूप में। तो माध्य बराबर एक्स आई एफ आई, और कुल संख्या कैसे प्राप्त होगी, सारी बारंबारता यानी सिग्मा ऑफ एफ आई के रूप में, उसे भाग दे देंगे। और सिग्मा ऑफ एफ आई मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, वो एन के बराबर ही होता है। तो सूत्र इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एन। तो सूत्र वही है, सभी संख्याओं का योग आएगा और उसके नीचे आंकड़ों जितनी संख्या है उससे भाग देना। केवल योग करने का तरीका बदल जाएगा। प्रश्न द्वारा देखते हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है 6.1 में। पहला प्रश्न, कक्षा 10वीं के 50 विद्यार्थियों, ध्यान दो बच्चों यहाँ पर 50 विद्यार्थी हैं, मतलब n 50 है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई 50 आएगा, ये हमें दिमाग में बिठाना है। और 50 विद्यार्थियों का हम सीधे सीधे टोटल भी नहीं कर सकते, तो वर्गों में बांटकर ही टोटल होता है। प्रश्न में वर्ग पहले से बना है, तो हमें यहाँ प्रश्न लिखा है प्रत्यक्ष पद्धति से, इसका मतलब हमें 4 कॉलम वाला टेबल बनाकर ही करना है। प्रश्न इस तरह से दिया गया है, समय घंटों में वर्ग में रूप में दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या उसके नीचे दी गई है। इसी को देखकर हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहला काम प्रत्यक्ष पद्धति में 4 स्तंभ वाली सारणी, तो 4 कॉलम का टेबल 1 2 3 4 हमने ये हेडिंग के लिए बना दिया। सबसे पहले प्रश्न में जो वर्ग है, तो वर्ग लिख देंगे, वो किसकी जानकारी दे रहा है, समय और घंटों की, प्रश्न के हिसाब से। फिर वर्ग मध्य एक्स आई लिखेंगे। बारंबारता में विद्यार्थियों की संख्या है, तो एफ आई जो है वो विद्यार्थी संख्या हो गई। और अंत में एक्स आई एफ आई का गुणनफल। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं और इस सारणी को पूरा करते हैं। पहला वर्ग है 0 से 2, प्रश्न में लिखा गया है, तो उसका वर्ग मध्य क्या होगा, 0 धन 2 बटे 2 मतलब 1। और उसकी बारंबारता कितनी है, विद्यार्थी संख्या वो दिया गया है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब 1 और 7 एक्स आई एफ आई का गुणनफल अंत में लिखेंगे, 1 गुणे 7 तो 7। ऐसे ही हर वर्ग के लिए 2 से 4 के लिए वर्ग मध्य 2 धन 4 बटे 2, 6 बटे 2 3, उसमें विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी 18, गुणा कर देंगे 3 और 18 का 54। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप तीसरे वर्ग के लिए भी वही कृति करेंगे, चौथे वर्ग के लिए भी वही कृति करेंगे।
और पांचवें वर्ग के लिए भी वही कृति करेंगे। हर वर्ग के लिए ये करना ही होगा। तो इस तरह से ये सारणी का काम पूरा हुआ एक तरफ। अब हमें क्या करना है, एफ आई का योग और एक्स आई एफ आई का योग उसी के नीचे करना है। तो जितने यहाँ पंक्तियाँ हमें इस टेबल के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से बनी, उससे एक ज़्यादा लेना है, नीचे एक बढ़ाना पड़ेगा टोटल के लिए। तो 4 स्तंभ वाली सारणी में हमने सारी जानकारी भर दी इस तरह से। अब एक एक एक्स्ट्रा सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो टोटल के लिए, कुल के लिए, एक बार हम एफ आई का टोटल सिग्मा ऑफ एफ आई एन के बराबर 50 जोड़ लेंगे, 50 होना चाहिए वो, और यहाँ पर एक्स आई एफ आई का योग कर लेंगे, 218 मिला। सूत्र लगाएंगे, सूत्र हमें पता ही है, सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई बटे एन या बटे सिग्मा ऑफ एफ आई, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग हो गया 218 बटे हो गया कुल आंकड़े हैं 50। सरल करेंगे तो मिलेगा 4.36 घंटे, अर्थात 4.36 घंटे इन सभी आंकड़ों का औसत है, या प्रत्येक व्यक्ति 4.36 घंटे अध्ययन करता है या समय लेता है, जो भी प्रश्न में जानकारी दी गई है। प्रश्न संग्रह 6.1 का एक प्रश्न और है, उसे भी देखते हैं पेज 138 पर ही। प्रश्न कुछ इस तरह से, किसी दूध बिक्री केंद्र पर 50 ग्राहकों के, यहाँ भी 50 लोग हैं, और उनको दिए जाने वाले दूध लीटर में यहाँ पर दिया गया है कि हर ग्राहक कितना लीटर दूध लेता है। इस आधार पर हमें दूध का लीटर में माध्य प्रत्यक्ष पद्धति से ज्ञात करना है, मतलब 4 कॉलम की टेबल बनाने पड़ेंगे, और दूध का माध्य निकालना है, मतलब दूध की संख्या, कितने लीटर दूध। तो इस तरह से वर्ग और ग्राहक संख्या लिए गए हैं। तो सबसे पहला काम 4 कॉलम का टेबल। तो इस प्रश्न को देखकर हम पहले 1 2 3 4, पहला काम वर्ग, पहले में वर्ग, दूसरे में वर्ग मध्य, ये फिक्स है। तो वर्ग जो है वो दूध के रूप में, लीटर के रूप में लिया गया है, और बारंबारता जो है व्यक्तियों की संख्या है, ग्राहक संख्या है, तो एफ आई जो है वो ग्राहक है। उसके बाद एक्स आई एफ आई, यानी 2 कॉलम प्रश्न के हैं, 2 कॉलम हमने बनाए हैं, वर्ग मध्य और एक्स आई एफ आई, ये हम कैलकुलेट करते हैं। वर्ग और बारंबारता प्रश्न में दिया गया है। अब शुरू करते हैं 1 से 2 लीटर, पहला वर्ग, उसमें 17 ग्राहक हैं। पहले वर्ग मध्य निकालते हैं 1 और 2 का, 1.5 हो गया, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, 3 का आधा 1.5। कितने लोग लेते हैं 1.5 लीटर दूध? 17 लोग लगभग। तो लगभग ये हो गया 17 लोग 1.5 लीटर दूध लेते हैं, यानी कुल दूध कितना हुआ? 1.17, 1.5 गुणे 17 बराबर 22.5। दूसरा है 2 से 3 लीटर का वर्ग, वर्ग मध्य औसत हो गया 2.5 लीटर। ये कितने लोग ले रहे हैं? प्रश्न में दिया गया है 13 लोग। तो 13 लोगों में, इन 13 लोगों में खपत कितनी है? 2.5 गुणे 13, 32.5। 3 से 4 लीटर वालों की संख्या थोड़ी और कम है, औसत है 3.5, वर्ग मध्य के रूप में है वो, और 10 लोग हैं, तो 10, तो 3.5 लीटर औसतन 10 लोग का मतलब हुआ 35 लीटर खपत हो रही है यहाँ पर इन 10 लोगों में। 4 से 5 लीटर की वालों की संख्या 7 ही है, तो 7 लोग जो हैं वहाँ खपत हो रही है 31.5 लीटर। 5 से 6 लीटर लेने वाले और कम हैं, वर्ग मध्य हो गया 5.5। 3 लोग लेते हैं इतना, मतलब इन 3 लोगों में 5.5 गुणे 3, 16.5 लीटर की खपत होती है। अब सूत्र द्वारा माध्य ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे। तो बारंबारता कुल ग्राहक 50 हैं,
और XIFI को जोड़ा तो 141 लीटर खपत हुई, यानी 50 ग्राहकों में 141 लीटर दूध खपत हुई। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कुल योग कितना है, सिग्मा ऑफ FI XI या XIFI वो हो जाएगा 141 और N बटे हो गया कुल योग 141 बटे 50 बराबर 2.82 लीटर प्रति व्यक्ति खपत है। इस तरह से हमने सूत्र द्वारा माध्य या सामान्य भाषा में औसत ज्ञात किया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।